आज की सारी बड़ी खबरों के साथ के सामने मौजूद दोस्तों, चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी नाक बताएंगे दोस्तों। जहां पर कांग्रेस पार्टी को मिला पार्टी के 3 विधायकों से धोखा, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के सीधी कर दी बड़ी कार्रवाई और तीनों के तीनों विधायकों को तत्काल प्रभाव से कर दिया सस्पेंड। बताएंगे कहां से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसके बाद जिस सीट पर कांग्रेस को मिली जीत, लेकिन इसके बावजूद 5 नेताओं ने दिया धोखा, उन सबको लेकर भी पूरा लिस्ट तैयार कर लिया गया है। बताएंगे क्या बड़ी जानकारी आ रही है और इनको कब निपटाया जाएगा, कब इन पर कार्रवाई की जाएगी दोस्तों, और किस तरीके से गद्दारी करने की सजा, सीधे पार्टी से बाहर और विधायकी से निलंबन चल रहा है कांग्रेस पार्टी का पूरा अभियान। पार्टी ने पूरी तरीके से दया दृष्टि दिखानी भी बंद कर दी है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, एक करके चलेंगे आज के सारी बड़ी खबरों तो सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम आ चुका है कांग्रेस पार्टी से एक एक गद्दारी करने वाले, विचारधारा के खिलाफ काम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का, और राहुल गांधी की कांग्रेस एकदम सही दिशा में कदम उठा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उड़ीसा की राज्यसभा की चौथी सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी के पास 15 विधायकों का समर्थन था दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के 14 विधायक और एक लेफ्ट पार्टी का विधायक था, और ऐसे ही 18 विधायक का सपोर्ट बीजू जनता दल को मिला हुआ था, तो दोनों को मिलाकर 33 का आंकड़ा बैठ रहा था दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि ये सीट आपको दिलवाएंगे, और इसके बाद बीजू जनता दल को कांग्रेस पार्टी ने 15 में से 12 विधायकों का समर्थन दिलवा दिया दोस्तों, और समर्थकों ने जाकर वोट भी दे दिया। यानी विधायकों ने 12 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी की ओर से और लेफ्ट की ओर से बीजू जनता दल के उम्मीदवार को वोट दे दिया दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी के 12 वोट और बीजू जनता दल के 18 वोट अगर मिला देते तो 30 का आंकड़ा पहुंच जाता और आराम से राज्यसभा की सीट बीजू जनता दल के खाते में चली जाती दोस्तों। लेकिन बीजू जनता दल में तो और बड़ा बवाल हो गया, और 8 विधायकों ने एक साथ बीजू जनता दल से बगावत कर दी, जिसके बाद दूर दूर तक बीजू जनता दल चुनाव में दिखाई नहीं दी दोस्तों, और बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया। यानी बीजू जनता दल सबसे ज्यादा बुरी तरीके से टूट गई, जिस कारण से विपक्ष को यह सीट गंवानी पड़ी। ऐसे में बीजू जनता दल अपने लोगों पर एक्शन लेना ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है दोस्तों, जिसने पार्टी से बगावत की और पार्टी के कहने के बावजूद वोट नहीं डाला। ऐसे में कांग्रेस ने उड़ीसा के 3 अपने पार्टी के विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया है दोस्तों, और इनकी विधायकी रद्द करने के लिए सीधा स्पीकर को पत्र लिख दिया गया है दोस्तों। ऐसे में ताज्जुब की बात यह थी कि इन 3 विधायक में एक तो रमेश चंद्र जैना थे दोस्तों। हालांकि रमेश चंद्र जैना का माना जा रहा था कि ये बगावत करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इन्होंने बीजेपी का सपोर्ट दिखा दिया था दोस्तों। लेकिन मोहाना से दशरथी गोमांगो ने पार्टी से बगावत कर दी दोस्तों। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि कांग्रेस पार्टी का उड़ीसा में भविष्य कहे जाने वाली और मुस्लिम समाज से आने वाली सोफिया फिरदौस ने पार्टी से बगावत कर दिया दोस्तों, और कटक की सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उड़ीसा ऐसे राज्य जहां पर 5-6% मुस्लिम आबादी है दोस्तों, वहां पर चुनाव जीत जाती है सोफिया फिरदौस, और उनको किसी दूसरी पार्टी में जाने पर कोई भलाई नहीं मिलेगा। यानी उनको तो कोई टिकट भी नहीं देगा, क्योंकि मुस्लिम आबादी इतनी कम है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी इनको बार बार कटक से चुनाव लड़वाती है और जितवाती है, लेकिन इन्होंने भी अंत में जाकर कांग्रेस से बगावत कर दी और कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ जाकर वोट डाल दिया दोस्तों। बल्कि भाजपा को वोट देकर आ गई सोफिया फिरदौस, जबकि जब से उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हुई है दोस्तों, कटक में इनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर जबरदस्त तरीके का बवाल देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समाज को लेकर जिस तरीके से माहौल बनाया गया है कटक के अंदर दोस्तों, फिरदौस को समझ में आ रहा है कि मुस्लिम आबादी काफी कम है, तो शायद उनको कांग्रेस पार्टी अगर अगली बार टिकट दे भी देगी तब भी वो जीतेंगे नहीं। इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का फैसला लिया है दोस्तों। हालांकि सोफिया फिरदौस को कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ा रही थी और उनको देश के लोग काफी जानते थे दोस्तों, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो जानते ही थे। लेकिन आज सोफिया फिरदौस ने कांग्रेस पार्टी से बगावत कर दी। हालांकि अब सोफिया फिरदौस को कांग्रेस पार्टी से निकाला गया है और विधायकी भी रद्द करने के लिए मामला सीधा स्पीकर के पास पहुंचा दिया गया है दोस्तों। लेकिन हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी एक अलग तरीके का गेम प्लान तैयार कर रही है। अपडेट यह है कि हरियाणा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ राज्यसभा चुनाव में वोट किया है, यानी जिन लोगों ने पार्टी से इतर क्रॉस वोटिंग की है, उनका नाम हमको पता है। हमको पता है कि कौन ये लोग हैं, और हम लोग सार्वजनिक तौर पर नहीं बताएंगे कि किन लोगों का नाम था, किन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट करा है, हमारा विधायक होते हुए हमसे बगावत की है। हमने हाई कमान को उनका नाम दे दिया है, और हाई कमान जल्द इस पर एक्शन लेगा। आप लोग देखिएगा 2-4 दिन में ये सबके सब पार्टी से निकाले जाएंगे और इनकी विधायकी रद्द करवाई जाएगी, दोबारा से चुनाव करवाए जाएंगे इनकी सीट पर। ऐसे में दोस्तों अंदर खाने पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बता दिया है कि किन किन लोगों ने बगावत की थी, जिसमें जो क्रॉस वोट करने वाले 2 लोग हैं दोस्तों, वो मुस्लिम समाज के हैं। एक मोहम्मद इजराइल जो हथीन के विधायक है, और दूसरे चौधरी इलियास पुनहाना से विधायक है। इन्होंने भी पार्टी से बगावत की है दोस्तों। ऐसे में हरियाणा के अंदर मुस्लिम समाज से आने वाले विधायक केवल कांग्रेस पार्टी में है, उसमें भी जो 2 विधायक है दोस्तों, उन्होंने दोनों ने कांग्रेस पार्टी से बगावत की है, और एक तरीके से इन दोनों विधायकों के ऊपर क्रिमिनल मामला चल रहा है। यानी इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, और
कहीं ना कहीं राज्य में बीजेपी की सरकार है तो डर के मारे भाग गए हैं। ऐसे में इनकी सीट पर दोबारा चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी किसी और पार्टी के मुस्लिम कार्यकर्ता को आगे करेगी। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को टिकट देना चाहिए जो निडर हो और लड़ाई लड़ने को तैयार हो, जिसका बैकग्राउंड हमेशा से क्लियर रहा हो और कांग्रेस पार्टी जिसके दिल और दिमाग दोनों में बसी हो, अगर आप भी मानते हैं कि कट्टर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का टाइम आ चुका है, अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर पूरी जिंदगी राजनीति कांग्रेस पार्टी में कर रहा है और वो चुनाव जीत कर आएगा तो वो कांग्रेस की विचारधारा के प्रति 100% समर्पित रहेगा, तो ऐसे में कौन चुनाव जीत सकता है से ज्यादा इस बात पर सोचना चाहिए कि किसके जीतने से पार्टी को फायदा मिलेगा, यानी कौन पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता है जिसके जीतने से विचारधारा आगे बढ़ेगी। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, क्योंकि दो तो ये विधायक हरियाणा के अंदर है और इसके बाद शैली चौधरी ने तो अपना इस्तीफा ही दे दिया है जिन्होंने क्रॉस वोट किया था। रेणु बाला सठौर की कांग्रेस पार्टी के विधायक है, इन्होंने भी क्रॉस वोट किया है और जर्नैल सिंह जो रतिया के कांग्रेस के विधायक है उन्होंने भी क्रॉस वोट किया यानी भाजपा को वोट दे दिया। तो इन सब का नाम पहुंचा दिया गया है राहुल गांधी के पास। अब देखते हैं पार्टी आला कमान इन सबको क्या सजा सुनाता है। दोस्तों जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार जानकारी पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें क्या आपने कभी सुना है कि किसी नेता विपक्ष के संसद भवन के बाहर चाय पीने से लोकतंत्र खतरे में आ गया हो दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी के मामले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। यानी राहुल गांधी कहीं बैठकर अगर चाय भी पी लेते हैं तो बीजेपी वालों को लगता है कि बड़ा आंदोलन देश के अंदर हो गया है, देश में बीजेपी का तख्त हिल चुका है, भाजपा का ताज उछल चुका है। और यही बड़ा कारण है दोस्तों की देश के एक दो नहीं बल्कि 204 रिटायर्ड बाबुओं ने, यानी जो देश के बड़े बड़े अधिकारी पोस्ट पर रहे हैं और अब रिटायर्ड हो चुके हैं, ये सबके सब लगभग 204 का इनका आंकड़ा है दोस्तों। इन्होंने संसद भवन की सीढ़ियों पर राहुल गांधी के चाय पीने की निंदा की है। सोचे कितनी बेवकूफी देश में फैल गई है दोस्तों की 116 भूतपूर्व सैनिक है इसमें और 84 बड़े बाबू हैं, यानी सरकार में बड़े अधिकारियों के तौर पर काम कर चुके हैं और रिटायर्ड होने के बाद भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहे हैं दोस्तों। इसमें 4 सीनियर एडवोकेट भी हैं। देश में हर जगह नफरत का कारोबार चल रहा है, हर जगह दंगाई हुड़दंग मचाते रहते हैं। कई सत्ता पके मंत्री खुलेआम भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन इन बाबुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने सीढ़ियों पर चाय क्या पी ली, इन लोगों का जमीर जाग गया। सोचिए कि सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीने से इन बाबुओं को इतना बुरा लगा दोस्तों कि इन्होंने लेटर लिख दिया और राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। देश के अंदर लोग एलपीजी के सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए हैं दोस्तों और बीजेपी सरकार नियमों में बदलाव करते हुए दावा कर रही है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, लेकिन आम जनता तो लगातार लाइन में लगकर परेशान हो रही है। इस पर एक बाबुओं के मुंह से एक शब्द आपने नहीं सुना होगा। इसके बाद ये कहते हैं कि हम निष्पक्ष होकर काम करते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इस तरीके से बड़े बड़े तुर्रम खा जो ये अपने आप को आईएएस अधिकारी बताते हैं, आईपीएस अधिकारी बताते हैं, सेना के भूतपूर्व दिग्गज बताते हैं दोस्तों, वो राहुल गांधी के चाय पीने की आलोचना कर रहे हैं। मतलब सुनकर भी एक तरीके से लोगों को हंसी आनी चाहिए कि ऐसा देश के अंदर शर्मनाक माहौल बना दिया गया है। दोस्तों अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें कई सारे लोग कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी मान्यवर काशी राम जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। इन सारे सवालों पर जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी के ऐसी विभाग के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम ने एक बड़ी अच्छी बात कही है दोस्तों। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में आज तक किसी पार्टी ने इतने दलित समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जितना कांग्रेस पार्टी ने बनाया। उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए दोस्तों। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के अंदर दामोदरम संजीवय्यप्पा जो दलित समाज से आते थे उनको कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद बिहार के अंदर भोला पासवान शास्त्री को कांग्रेस पार्टी ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, वो भी दलित समाज से आते थे। जगन्नाथ पहाड़िया जो राजस्थान में दलित समाज से आते थे उनको भी मुख्यमंत्री बनाया गया। सुशील कुमार शिंदे जो महाराष्ट्र में वरिष्ठ नेता दिग्गज नेता थे, दलित समाज से आते हैं, उनको भी महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस ने ही मुख्यमंत्री बनाया। और चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब में काम करते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है दोस्तों, उनको भी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसी समाज के अभी तक तकरीबन 5 मुख्यमंत्री दिए हैं, जबकि अन्य पार्टियों में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 1 से 2 इससे ज्यादा उन्होंने कभी भी दलित समाज के व्यक्ति को आगे नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी दलित समाज के प्रति अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है दोस्तों, या यूं कहिए कि दलित समाज के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ करना चाहती है। और इसीलिए बार बार राहुल गांधी दलित समाज से जुड़े हुए जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों उनके सम्मान की बातें करते हैं। और मान्यवर काशी राम जी के भारत रत्न की मांग करना, राहुल गांधी के द्वारा मांग करना, इस बात पर कई सारी पार्टी के लोग भड़क रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी केवल दिखावा कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की कांग्रेस पार्टी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद दलित समाज से आते हैं, तो कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा पोस्ट नहीं है जिस पर राहुल गांधी ने दलित समाज के किसी व्यक्ति को मौका ना दिया हो। क्योंकि सबको पता है दोस्तों कि गांधी परिवार ही कांग्रेस पार्टी को चलाते हैं। तो इसका सीधा मतलब यह है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के कहने पर ही मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया होगा। तो फिर कांग्रेस पार्टी के मानसिकता पर या कांग्रेस पार्टी के मंसूबों पर सवाल उठाने वाले कौन लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी में कभी कोई किसी दलित चेहरे को आगे नहीं किया दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर
पर सामाजिक न्याय के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, जिनको राहुल गांधी के दलित समाज के लोगों के समर्थन में उठाई गई आवाज पसंद नहीं आती है। और राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस पार्टी एसटी विभाग के चेयरमैन है, उन्होंने सारी बातों पर एक एक करके जवाब दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, राहुल गांधी पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो चुनाव के मद्देनजर मान्यवर काशी राम जी के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं दोस्तों, जबकि हकीकत यह है कि राहुल गांधी के कहने पर ही कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के अंदर करमवीर सिंह बौद्ध को मैदान में उतारा था। करमवीर सिंह बौद्ध खुद दलित समाज से आते हैं और उनको राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए, सांसद बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के कहने पर एक एक कार्यकर्ता रात रात भर तक लड़ाई लड़ते रहे दोस्तों। यानी 17 तारीख को रात में जबरदस्त तरीके का बवाल देखने को मिला दोस्तों, और देर रात 2 बजे तक चलता रहा बवाल। और भूपेंद्र हुड्डा के साथ में सारे विधायक मौजूद थे। यहां तक कि जीतने के बाद कई सारे विधायकों के आंखों में आंसू थे दोस्तों। बीवी बत्रा हो या फिर रामकरण काला हो, दोनों के आंखों में आंसू थे, दोनों विधायक है, क्योंकि उन लोगों ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। राहुल गांधी ने करमवीर बौद्ध को आगे किया कि इनको जिताना है, और पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने मिलकर, एक एक विधायक ने मिलकर राहुल गांधी के कहने पर पार्टी को रिजल्ट डिलीवर करके दिया दोस्तों। इसे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक खुशी के आंसू देखने को मिले कि उन्होंने भाजपा के पूरे तंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ा और आखिरकार करमवीर बौद्ध को जिताकर भेजा आगे। इससे पता चलता है कि दलित समाज के लोगों के नेतृत्व के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कितना कुछ कर रहे हैं दोस्तों। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जुझारू तरीके से, कर्मठ तरीके से लड़ाई लड़ते हुए सुनिश्चित कर रहा है कि देश के हर सामाजिक वर्ग के लोगों को उनका प्रतिनिधित्व मिले। अगर आप भी मानते हैं कि यह सीधा सीधा एग्जाम्पल है, जब राहुल गांधी कहीं ना कहीं पिछड़े दलित समाज के लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए पूरी तरीके से उत्साहित है, और जो लोग मान्यवर काशी राम जी के जयंती मनाने पर राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे, उन लोगों को एक बार हरियाणा का राज्यसभा का चुनाव पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए। उनको समझ में आएगा कि कितना संघर्ष करना पड़ा जिताने के लिए, लेकिन अंततोगत्वा जिताया गया। सबने मिलकर काम किया, और यही कांग्रेस पार्टी हरियाणा इकाई ने अपनी मजबूती को दिखाया है दोस्तों। इसे कांग्रेस पार्टी की इकाई जो अलग अलग राज्यों के अंदर है, उनको सीखने की जरूरत है कि कैसे मिलकर काम किया जाता है और पूरे के पूरे तंत्र को अपनी एकता के साथ में, विचारधारा की शक्ति के साथ में हराया जा सकता है। साथ ही साथ अब केरला के चुनाव को लेकर भी नई अपडेट आई है दोस्तों। इलेक्शन पल्स मार्च के दूसरे वीक को लेकर, यानी दूसरे सप्ताह में कई तरीके के डेटा इकट्ठा करता है, और टीम सी वोटर की ओर से यह जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि 57.9% केरल के लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो केरल में 5 बड़े वादे किए हैं, जो 5 गारंटियां दी है, उससे वे लोग काफी प्रभावित है। यानी केरल की जनता कांग्रेस पार्टी के 5 वादों के साथ में खड़ी है, क्योंकि केरल के लोगों को पता है कि उनका पड़ोसी राज्य जो कर्नाटका है, वहां पर 5 वादे किए गए और 5 वादों को धरातल पर उतारा गया, जमीन पर उतारा गया। इसे पता चलता है कि ये केवल वादे नहीं है, बल्कि ऐसी गारंटी है, राहुल गांधी की गारंटी है, जो जमीन पर उतरती है और लोगों को इसका फायदा मिलता है। चाहे महिलाओं के लिए फ्री बस उपलब्ध कराने का मामला हो, या फिर बिजली बिल हाफ करने का मामला हो, या फिर महिलाओं के अकाउंट में पैसा भेजने का मामला हो, ये सारे वादे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती है, तो उसे पूरी तरीके से जमीन पर उतारा जाता है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी के 5 गारंटी ने पूरे देश भर के अंदर एक माहौल बनाकर रखा हुआ है, और केरल की जनता भी लगभग 60% जनता मानती है कि वो इस वादे के साथ में खड़े हैं। तो पूरा चुनाव कह सकते हैं यही लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि मनोरमा जो सर्वे करवाता है वो काफी ज्यादा सटीक सर्वे होता है दोस्तों। केरल पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है, तो ये सर्वे बहुत हद तक सच्चाई की ओर इंगित करता है, संकेत देता है। साथ ही साथ राजधानी दिल्ली में अगर आप कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। अपडेट यह है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने राजधानी के अंदर नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम लॉन्च किया है। प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बताया कि कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखने वाले युवा 15 अप्रैल तक QR कोड स्कैन करके आवेदन दे सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। ये कार्यक्रम युवाओं को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने के लिए एक अवसर देगी। आवेदन के बाद जिला स्तर पर चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए टैलेंट हंट संगठन समिति बनाई जाएगी। इसमें अनिल भारद्वाज को संयोजक बनाया जाएगा और अनुज आत्रे को सह संयोजक बनाया जाएगा। मंगलवार को पत्रकारों से वार्ता में पार्टी नेताओं ने इस टैलेंट हंट के पोस्टर भी जारी किए हैं, और युवाओं से कहा जा रहा है कि वो बड़ी संख्या में जुड़े, जिसमें प्रवक्ता, रिसर्च कोऑर्डिनेटर और पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर जैसे अलग अलग पोस्ट पर प्रभावशाली लोगों को नियुक्त किया जाएगा, यानी युवाओं को नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों, एक तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ता के माध्यम से अपनी विचारधारा को पार्टी के एक एक कार्यकर्ता तक और दिल्ली के अंदर अपनी पूरी इकाई को एकजुट करने के लिए इस्तेमाल करेगी दोस्तों, और अपनी बात रखने के लिए भी जोर शोर से आगे आएंगे। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद उनका उच्च सदन में जाने का रास्ता अब साफ हो गया है। इस बीच उनके पुराने साथी और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी उनके किनारा करने की तैयारी में है, यानी उनसे किनारा करने की तैयारी क्या, बल्कि उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है दोस्तों। जो अपडेट ये है कि जनता दल यूनाइटेड ने इनको दरकिनार कर दिया था, अलग थलग कर दिया, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि अपने पोस्ट से इस्तीफा दूंगा। यानी शुरू से नीतीश कुमार के साथ मिलकर ये राजनीति करते आ रहे थे, लेकिन केसी त्यागी एक तरीके से नीतीश कुमार की उस राजनीति को सपोर्ट करते थे दोस्तों, जिसमें नीतीश कुमार
कुमार कभी परिवारवाद के साथ खड़े नहीं दिखाई दिए और उन्होंने हमेशा से परिवारवाद का विरोध किया, जो नीतीश कुमार का एक यूएसपी हुआ करता था। लेकिन बाद में पुत्र मोह में आकर अपने बेटे को आगे करने के लिए नीतीश कुमार मान गए और संजय झा के साथ साथ ललन सिंह के साथ मिलकर उन्होंने अपने बेटे को आगे कर दिया है। यानी पूरी तरीके से जनता दल यूनाइटेड की जो मूल विचारधारा थी उसे बदल दिया गया है। दोस्तों इन्हीं बातों को लेकर नाराजगी जता रहे थे केसी त्यागी, तो उनको पार्टी में अलग थलग किया गया, कई पोस्ट से हटाया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि पार्टी में अब उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं के साथ 22 मार्च को दिल्ली में समान विचारधारा वाले लोगों के साथ एक बैठक आयोजित करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेंगे और सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में वो आने वाले दिनों को लेकर रणनीति तैयार कर सकते हैं। जेडीयू का गठन 30 अक्टूबर 2003 को समता पार्टी और जनता दल के विलय के बाद हुआ था। जॉर्ज फर्नांडिस पार्टी के अध्यक्ष थे। केसी त्यागी महासचिव के तौर पर साथ में काम कर रहे थे। शरद यादव नीतीश कुमार के साथ भी कई वर्षों तक काम कर चुके हैं और जनता दल यूनाइटेड के मुख्य महासचिव, मुख्य प्रवक्ता और राजनीतिक सलाहकार के तौर पर अपनी भूमिका निभा चुके हैं। दोस्तों तो यानी बड़े दिग्गज है जनता दल यूनाइटेड के, जिनको अब पार्टी से अलग थलग कर दिया गया और केवल इसलिए क्योंकि निशांत कुमार को पार्टी में लॉन्च करना है और निशांत के नाम पर पार्टी पर 2 लोगों को कब्जा करना है। आप लोग जानते हैं कि ललन सिंह और संजय झा है जो पार्टी पर पूरी तरीके से कब्जा कर चुके हैं। नीतीश कुमार को अब ये केंद्र की राजनीति में भेजकर कुछ दिनों तक निशांत के नाम पर राजनीति करेंगे। उसके बाद निशांत को भी साइडलाइन करके जनता दल यूनाइटेड को कब्जा लिया जाएगा, आधिकारिक तौर पर कब्जा लिया जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि संजय झा और ललन सिंह किसके इशारे पर काम करते हैं। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर एक बड़ी अपडेट दी है। दोस्तों उन्होंने एलपीजी संकट का मुद्दा उठाते हुए राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और संघर्ष ने पूरे देश में एलपीजी की आपूर्ति को प्रभावित कर दिया है। खड़गे के मुताबिक आज स्थिति यह है कि कई जगह पर एलपीजी की कमी के कारण हाहाकार जैसी स्थिति बन गई है, जिसका असर गरीब और कमजोर तबकों और मध्यम वर्गीय परिवारों और आम घरों और रेस्तरां के साथ साथ होटलों और व्यवसायिक उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। आयात पर निर्भरता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत बढ़ गई है। उन्होंने पूरे मामले पर कालाबाजारी और ऊंची कीमत को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। दोस्तों जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप्पी साध कर बैठी है। ऐसा लग भी नहीं रहा कि बीजेपी सरकार को इस पूरे मामले पर कोई भी चिंता है और जब कोई सवाल खड़ा करता है तो भाजपा की सरकार बोलती है कि सवाल बेमतलब के उठाए जा रहे हैं और देश में सब कुछ सही है। यानी बीजेपी के लोग अभी भी एलपीजी के संकट को मानने को तैयार नहीं है, जिस पर और ज्यादा गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा इस तरीके के भाजपा के रवैये के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं जेल से या तो कोर्ट में जीतकर निकलने वाला था या 12 महीने के बाद जेल से बाहर आता। मैं 12 महीने जेल में रहने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। बाहर आकर पूरी हॉरर स्टोरी बताने वाला था, कैसे मुझे घर से अचानक उठाकर जेल में डाल दिया गया। कई दिनों तक मेरे परिवार और वकीलों से मुझे बात तक नहीं करने दिया गया। मेरी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो को पत्रकार से मिलने तक नहीं दिया गया। कैंपस के बाहर भारी सिक्योरिटी तैनात थी। वह चुपचाप दिल्ली पहुंची और अदालत का दरवाजा खटखटाया। कई हफ्तों तक दिल्ली की सड़कों पर कैट एंड माउस चेस जैसा माहौल रहा, यानी बिल्ली और चूहे की रेस चलती रही। उनकी गाड़ी का पीछा करो, कार का पीछा करो, मोटरसाइकिल से पीछा किया जा रहा था। पूरा घटनाक्रम किसी फिल्मी सीन जैसा था कि जैसे तैसे इनको जेल में बंद किया जाए, लंबे समय के लिए जेल में बंद किया जाए। वकीलों तक को संदेश भेजने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। यानी ऐसे बर्ताव किया गया जैसे सोनम वांगचुक से बड़ा कोई अपराधी देश में था ही नहीं। दोस्तों सोनम वांगचुक ने पूरी स्टोरी, पूरी कहानी देश के सामने रखी है और आप भी मानते हैं कि सोनम वांगचुक से नरेंद्र मोदी को माफी मांगना चाहिए कि एक साइंटिस्ट को बीजेपी की सरकार ने 8 महीने तक जेल में रखा, यानी उनका टाइम बर्बाद किया और ऊपर से उनकी छवि बर्बाद की गई। अगर आप भी मानते हैं कि अब सोनम वांगचुक को मानहानि का मुकदमा करना चाहिए, या तो भाजपा सरकार प्रूव करे कि वो विदेशी एजेंट है या फिर भाजपा सरकार को जुर्माना देना पड़ेगा। उनकी छवि क्यों खराब की गई। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने वाले सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दे दी गई है। दोस्तों हरियाणा सरकार ने अली खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे को बंद करने का फैसला किया और ये जानकारी हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। दोस्तों इसके बाद कोर्ट ने अली खान की याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अशोका यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को बंद करने का फैसला किया गया है। सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी ने एसवी राजू ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी थी कि एक बार उदारता दिखाते हुए राज्य सरकार फैसला करे। राज्य सरकार ने अब इस मामले की कार्रवाई को बंद करने का फैसला लिया है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ लोकसभा में एक पहले फेज के दौरान निलंबित किए गए 8 सांसदों को वापस से उनका सस्पेंशन हटाकर फिर से सदन में आने का मौका दिया गया है। इसमें कांग्रेस पार्टी के साथ और लेफ्ट के एक सांसद है। ये 8 सांसद 4 फरवरी को लोकसभा से पूरे
बजट सत्र के लिए निलंबित किए गए थे, उन पर हंगामे के दौरान स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तिनाटी की कुर्सी की ओर कागज फेंकने का आरोप लगा था। यह हंगामा उस समय हुआ था जब राहुल गांधी सदन में पूर्वी लद्दाख में 2020 के भारत चीन सीमा तनाव का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस के सांसद के सुरेश समेत 3 सांसदों ने सस्पेंशन प्रस्ताव रखा। दोस्तों, इसके बाद ध्वनि मत से इसे पास कर दिया गया। इसे पहले सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इसका समर्थन किया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सदन की मर्यादा में सत्ता पक्ष को भी मान रखना होगा। ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी सरकार को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, दोस्तों कहीं ना कहीं भाजपा वालों को जवाब देना चाहिए कि वो इतनी आसानी से विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर देते हैं। क्या उनकी तानाशाही चल रही है देश के अंदर? क्या वे लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं? क्योंकि विपक्षी सांसदों को तत्काल सस्पेंड कर दिया जाता है, जबकि भाजपा वालों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता और आनाकानी की जाती है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से बने रहने के लिए शुक्रिया सभी दोस्तों का। जय